नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूसेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2। कल जहाँ तक हमने समाप्त किया था उससे आगे सबसे पहले है शिक्षण के सिद्धांत। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांतों की। तो यह दो रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है सामान्य और दूसरा है मनोवैज्ञानिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य सिद्धांत की। तो सबसे पहला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। जब आप टीचिंग करते हैं तो बच्चों में एक प्रेरणा डेवलप होनी चाहिए इस चीज की कि वह कुछ नई चीज सीखेंगे। अगला है गतिविधि का सिद्धांत। इसके तहत किंडरगार्टन की अवधारणा आई कि आप गतिविधियों से एक्टिविटी के थ्रू लर्न करें। जैसे आजकल आप देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटियां कराई जाती हैं और उन्हें सिखाया जाता है। तो ये जो किंडरगार्टन अवधारणा आई थी, यह किसने दी थी? फ्रोएबल ने दी थी। और यह गतिविधि के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। इसके बाद है रुचि का सिद्धांत। अर्थात शिक्षण इस तरीके से दिया जाए कि जिस बच्चे की जो रुचि है उसके अनुसार वह चीजों को सीख पाए। इसके बाद है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। ठीक है, जो भी चीज आप सिखाते हैं उसे जीवन के साथ जोड़ा जाए। अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। देखिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि पर्टिकुलर व्यक्ति क्या सीखना चाहता है और वह क्या बनना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सिखाना कि आप उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत मतभेदों का पहचानना। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खास होता है। ठीक है, हर कोई यूनिक है। तो हर किसी के अंदर अलग अलग एबिलिटियां होती हैं और अलग अलग स्तर पर होती हैं। किसी की लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, कोई आर्टिस्टिक होगा। सब में अलग अलग। तो उन सबको देखते हुए इस तरीके से कार्य करना कि सबको समान अवसर प्राप्त हो। इसके बाद है चयन का सिद्धांत। ठीक है, इसमें यह है कि आप किन चीज़ों का चयन करके आप टीचिंग करेंगे। इसके बाद है योजना का सिद्धांत कि आप किस प्लानिंग के थ्रू टीचिंग करेंगे। इसके बाद है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का अर्थ क्या होता है कि जब आप कोई भी टॉपिक समझाएंगे तो उस विषय को आप कुछ यूनिट में तोड़ लेते हैं। जैसे आपने बुक्स में देखा है कि एक पूरे सब्जेक्ट को कुछ यूनिट्स में तोड़ा जाता है, फिर उन यूनिट्स को भी कुछ और भागों में तोड़ा जाता है और उससे पढ़ाना आसान हो जाता है। इसके बाद है संशोधन का सिद्धांत। देखिए, जो भी टीचर हैं उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार एक चीज़ सीख ली और आजीवन उसमें कोई भी परिवर्तन ना लाना। जबकि जो भी आप सीखते हैं वक्त के साथ कई चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती जानी चाहिए। ठीक है, तो यह है संशोधन का सिद्धांत। इसके बाद बात करें तो सृजन और पुनर्सृजन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कक्षा में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो हास्यपूर्ण हो और रचनात्मक हो। ठीक है, क्योंकि तभी जब अच्छा माहौल होगा तो बच्चा अच्छे से मन लगाकर पढ़ेगा और जब अच्छे से पढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वह अच्छे से कुछ चीज क्रिएट कर पाएगा। इसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कक्षा में जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य उसमें शिक्षार्थी का भी एक रोल डिसाइड कीजिए ताकि शिक्षार्थी भी सक्रिय रूप से उसमें भाग ले। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक तंत्र शासन चल रहा है कि बस टीचर ने ये बोल दिया तो बस यही करना है। नहीं, ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा भी सीखे। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवहार। तो ये थे सामान्य सिद्धांत। इसके बाद अगर हम बात करें, अब है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत तो वही है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जो हर छात्र है उसका एक अलग मनोवैज्ञानिक रवैया होता है। ठीक है, तो उसका जो प्रेरणा है, उसकी जो जरूरत है, उसको पहचानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रेरित करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत।
यह क्या होता है कि आपको क्लास को थोड़ा सा कैसा बनाना पड़ेगा, मनोरंजक, ताकि बच्चा क्या ना हो, क्लास में बोर ना हो। क्योंकि अगर बच्चा बोर हो जाएगा तो असली जो आपका उद्देश्य है उसे कुछ सिखाने का, वह उद्देश्य तो पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या लाभ होगा ऐसी टीचिंग का। इसके बाद है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है, यह इस बात पर है कि आप जो भी चीज़ है बार बार रिवाइज करवाइए, बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाइए। जैसे आप देखते हैं छोटी क्लास में हमें इतनी बार टेबल्स रटवाए जाते हैं, बुलवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं कि वह बचपन से लेके आज तक भी हमें याद होते हैं। इसका कारण क्या है? पुनरावृत्ति और अभ्यास। इसके बाद है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। यह सिद्धांत जो है मेनली गणित और अन्य भाषाओं को सीखने के विषय में लागू होता है। ठीक है। इसके बाद है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या करना है कि टीचर को बच्चों के साथ क्या दिखानी है? सहानुभूति दिखानी है, उनका सहयोग करना है, इससे उनमें डेवलपमेंट होगा। इसके बाद है प्रबलन का सिद्धांत। जब भी बच्चा कुछ करता है तो अगर वह कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है उसके लिए आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। जैसे जैसे उसे अप्रिशिएट करेंगे उसके अंदर उस कार्य को करने के लिए और इच्छा उत्पन्न होगी कि हाँ, ये कार्य करने से एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मुझे ऐसा कार्य बार-बार करना चाहिए। और इससे वो चीज़ उसमें प्रबल होती चली जाती है और वह चीज़ों को सीखने लगता है और सही रास्ते पर चलता है। अगला है इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। तो आप देखते हैं कि आपको लर्निंग में आजकल क्या यूज़ कराया जाता है? वीडियोज़ दिखाए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो आपकी इंद्रियाँ हैं, वह क्या है, उनका अधिकतम उपयोग हो पाए, जिससे आप आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी कोई टीचर है, वह जब पढ़ाता है, उसके बाद वह यह देखे कि वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, ठीक है? और समस्या के जो उचित समाधान है, उसका सुझाव भी दे, ठीक है? टीचर अपनी त्रुटियाँ भी देखे, ठीक है? उनका उपचार करे, यह भी आवश्यक है। आगे चलते हैं। अब है अधिगम। अधिगम का जो अर्थ होता है, वह क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं लर्निंग। और शिक्षण कार्य की उपलब्धि क्या है? अधिगम। शिक्षण क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है ना कि कोई कुछ सीखेगा। तो लर्निंग ही शिक्षण कार्य की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक होने का अर्थ क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा उस चीज़ के प्रति एक दृष्टिकोण बनता है, हम नए नए मूल्य भी सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद है सीखने से कार्य की निष्पादन क्षमता या जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। जब आप कुछ सीखते हैं तो उसके बाद अगर आप वह कार्य करेंगे जिसके बारे में आपने सीखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसके बाद है अधिगम का उद्देश्य। लर्निंग का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला तो है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो आप वांछित परिवर्तन चाहते हैं, एक अच्छा परिवर्तन, वह उसमें लाने के लिए अधिगम इम्पोर्टेंट है, जैसी लर्निंग और उसी टाइप का उसका व्यवहार। समस्या के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना। देखिए, जब बच्चा कुछ सीखता है उसके बाद उसके सामने अगर आप कोई समस्या रखेंगे तो वह उसका समाधान करने की कोशिश करेगा अपनी नॉलेज के बेस पर कि उसने क्या क्या सीखा है। इसके बाद बात करें अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह एक क्रियाशील और सृजनात्मक पद्धति है। ठीक है। एक एक्टिव चीज़ है और क्या है, साथ में सृजनात्मक है। बच्चा नए नए हल ढूंढता है, नई नई चीज़ें सीखता है और फिर उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके नए नए कार्य कर पाता है। दूसरा क्या है कि जो नॉलेज होती है वो क्या हो जाती है फिर? सार्वभौमिक हो जाती है। जो आपने लर्न किया है वो आपको हर जगह काम आता है। ठीक है। इसके बाद है अधिगम प्रक्रिया में मानसिक अवस्थाएं। ठीक है। इसमें कुछ मानसिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे निर्देशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना। तो ये सभी मानसिक अवस्थाएं किसकी होती हैं? अधिगम प्रक्रिया में चलती हैं। जो अधिगम होता है वो वातावरण जनित होता है। वातावरण जनित मतलब
आप अपना जैसा भी आजू बाजू आस पास में जो भी माहौल होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो चीजें सीखते हैं। तभी बोलते हैं ना कि संगति का प्रभाव होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा लर्निंग क्या है? संभव है। अगला है अर्थपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। जो भी आपको लर्निंग कराई जा रही है वह क्या होगा? अर्थपूर्ण होगा और एक लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें, सिलेबस में है वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी। ठीक है। तो वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी में अंतर समझते हैं। जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वह कैसे होते हैं? समस्या केंद्रित। ठीक है। उनका फोकस किस पर है? समस्या पे, और उसे सुलझाना है। जबकि देखा जाए युवा विद्यार्थी जो होता है वह कैसा होता है? विषय केंद्रित, जो वह सब्जेक्ट पढ़ रहा है। वयस्क जो है वह परिणाम उन्मुख, जबकि जो युवा होता है वह होता है भविष्य उन्मुख। वयस्क जो है आत्मनिर्देशित होता है। ठीक है। उसे इंस्ट्रक्शन देने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसे पता है वह क्या कर रहा है। जबकि युवा जो है उसको दिशा निर्देश देना पड़ता है। वह वयस्कों पर निर्भर रहता है। वयस्क जो शिक्षार्थी होता है वह नई जानकारी के लिए क्या होता है? संदेहवादी होता है। संदेहवादी क्यों? क्योंकि उसे पहले से ही बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है। तो वह कोई भी नई जानकारी लेगा तो उस पर अपना लॉजिक लगाएगा। पुराना जो उसका अध्ययन है उस अनुभव को भी साथ में लेकर आएगा। इसीलिए किसी भी चीज को स्वीकारने से पहले उस पर संदेह करेगा। जबकि जो युवा शिक्षार्थी होता है वह जानकारी को सहजता से स्वीकार कर लेता है। जो वयस्क शिक्षार्थी है वह स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि युवा अन्य पर निर्भर होता है। तो पेपर में इससे रिलेटेड डिफरेंस भी आ सकता है। अगला है अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल, कि कैसे कैसे लर्निंग स्टाइल होता है। तो सबसे पहला है विचार शैली के आधार पर, अर्थात थिंकिंग स्टाइल, कि कौन कैसे सोचता है। तो सबसे पहला है चिंतनशील विचारक। ठीक है। चिंतनशील विचारक का अर्थ क्या है? चिंतनशील में क्या है कि जो नई जानकारी लेना पसंद करते हैं, जानकारी को अतीत से जोड़ते हैं। इनका क्या कार्य है? ये सदैव तर्क जानना चाहते हैं हर चीज के पीछे। क्यों? क्योंकि ये उस पर चिंतन करते हैं तो हमेशा तर्क जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सीखने के दौरान इनमें थोड़ी भावुकता रहती है। दूसरे हैं रचनात्मक विचारक, जिन्हें कहेंगे आप क्रिएटिव। ये जानकारी के साथ खेलते हैं, जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली उसके साथ ये खेलते हैं। अगला क्या है? तर्क जानने का प्रयास करते हैं और उसके शॉर्टकट जो सॉल्यूशन होते हैं वो ढूंढते हैं। समस्याओं के स्वयं द्वारा स्वयं द्वारा विकसित समाधान भी बनाते हैं। कोई समस्या है तो वह अपना तरीका फाइंड करेंगे उसे सॉल्व करने का। ठीक है। इसके बाद है व्यवहारिक विचारक। व्यवहारिक विचारक क्या होते हैं? व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, जो क्या है? एकदम प्रैक्टिकल है। तो यह तथ्यात्मक जानकारी लेते हैं किसी भी चीज की, और कार्य करने हेतु सरल उपाय का शोध करते हैं कि कौन सा इजीएस्ट वे होगा इसे करने का। ठीक है। और नए कौशल को कार्य में लगाना पसंद करते हैं कि कोई नई स्किल को इस कार्य में लगाया जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बड़ा प्रैक्टिकल बंदा है, तो हर चीज को सरल तरीके से, सिंपल तरीके से, स्किल वे में करने का प्रयास करता है। अगला है वैचारिक, कॉन्सेप्चुअल। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? पहले से एक विचार मन में उनके होता है, इसीलिए वे नई जानकारी सहजता से स्वीकार नहीं करते। ठीक है। कोई प्रक्रिया कैसे चलती है वह यह भी देखना चाहते हैं। उन्हें केवल इससे मतलब नहीं है कि परिणाम क्या होगा, उन्हें परिणाम प्लस इस बात से भी मतलब है कि प्रक्रिया कैसे चलेगी। ठीक है। अगला है कल्पित वस्तु, जो वर्तमान में नहीं है उसे भी वे सोचते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी कल्पना करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें रचनावादी दृष्टिकोण की। तो शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण कैसा होता है? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला चलता है 5E। ये ई क्या है? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवेल्युएट। देखिए, संलग्न करने का अर्थ क्या है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को संलग्न करे, किसमें? पढ़ाई में, सीखने के लिए प्रेरित करे। दूसरा है अन्वेषण। इसके अंतर्गत क्या है कि
जो शिक्षार्थी हैं वह सीखें कैसे, अन्वेषण करें चीज़ों को, अपनी इंद्रियों द्वारा पहचानें और सामूहिक भावना उनमें जुड़े, ठीक है? और जितना वो चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में समझते हैं, सीखते हैं, उतना उसे एक्सप्लोर करते हैं, तो उनका शिक्षण और बेहतरीन होता चला जाता है। इसके बाद है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत क्या है कि टीचर कोई चीज़ एक्सप्लेन करे और फिर बच्चों के साथ उस चीज़ पर विचार विमर्श करे। इसके बाद है विस्तार। तो विस्तार का मतलब है कि जहाँ आपने नॉलेज प्राप्त की, अब उसे आप कहीं पर लगाएं, कहाँ वो प्रैक्टिकली यूज हो सकती है, वह ज्ञान किस काम का है, ठीक है, वह कहाँ पर उपयोग हो सकता है। और अंत में है मूल्यांकन, कि जो हमने उद्देश्य बनाए थे कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमने वो प्राप्त किया या नहीं, तो उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये है 5E। ये ई आप सारे इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसको, शिक्षण को, टीचिंग को अफेक्ट करने वाले कारक। सबसे पहला है शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। तो आपने देखा होगा कि टीचिंग करने के लिए आपके पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि आप जैसे आपने बीएड किया हुआ है तभी आप स्कूल में पढ़ा पाते हैं, आपने नेट क्लियर किया होता है तब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के योग्य बनते हैं। तो शिक्षक का शैक्षणिक कौशल इसमें आएगा फिर, ठीक है, उसमें शैक्षिक योग्यता होगी, फिर शिक्षण कौशल, कि वह कौन से तरीकों से सिखाता है, ठीक है। इसके बाद है शिक्षक का अनुभव। शिक्षक का कितना अनुभव है, शिक्षक अपना अनुभव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है और कक्षा का बहुत अच्छे से प्रबंधन करता है। इसके बाद है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीख पाएं। इसके बाद है आर्थिक कारक। देखिए, अगर टीचर को सैलरी अच्छी मिलती है, तो जब वह पढ़ाएगा तो उसको चिंता नहीं होगी अपने खर्चों की, अपने दैनिक जीवन में कि वह कैसे जीवन यापन करेगा। तो आर्थिक कारक भी इसमें शामिल होता है कि उसे कोई इकोनॉमिक टेंशन ना हो, ठीक है। इसके बाद है शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कौन सा कॉलेज किस तरीके से अपनी नीतियाँ बना रहा है या सरकारों ने कैसे उसे तय किया हुआ है, उसके तहत अगर बहुत कठोर नीतियाँ हैं, उनमें कोई लचीलापन नहीं है, तो उसका अलग प्रभाव होगा। स्वतंत्र वहाँ पर शिक्षा हो रही है, मुक्त शिक्षा है, शिक्षार्थी केंद्रित है, उसका अलग फ़र्क पड़ता है, ठीक है? इसके बाद क्या है? विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होती है? जब कोई भी शिक्षक किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो बच्चों पर इतना अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है? इसके बाद है समाज एवं माता-पिता की अपेक्षाएँ। देखिए, होता क्या है कि माता-पिता जो होते हैं, वे कभी-कभार शिक्षार्थी पर दबाव डालते हैं, ठीक है? कभी-कभार सोसाइटी भी देखा होगा अपने बच्चों पर दबाव डालती है, क्या कर रहे हो? कितने नंबर आते हैं? आपने ऐसी बातें सुनी होंगी। तो उससे क्या होता है? शिक्षण पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इसीलिए ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। अगला है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। तो सबसे पहले है अध्यापक केंद्रित। ये लार्ज ग्रुप मेथड के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? पहला है व्याख्यान, जिसे कहते हैं लेक्चर। दूसरा है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन, जिसे कहते हैं लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। थर्ड है समूह शिक्षण, जिसे कहते हैं टीम टीचिंग। चौथा है टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति। पांचवा है समीक्षा नीति, जिसे आप रिव्यू करने के लिए कह सकते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। तो यह तो है अध्यापक केंद्रित। अभी हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कौन कौन से। दूसरी है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि के अंतर्गत स्मॉल ग्रुप मेथड बताए गए हैं छोटे समूह के लिए। तो सबसे पहला है समूह परिचर्चा, जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, जीडी कहते हैं आप शॉर्ट में। संगोष्ठी, सेमिनार, पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन। मस्तिष्क झंझावती, जिसे कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। अनुशिक्षण विधि, ट्यूटोरियल, प्रकरण, केस स्टडी, पात्र अभिनय, रोल प्लेइंग, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। और इसके बाद है शिक्षार्थी केंद्रित।
इसमें इंडिविजुअल मेथड आ जाते हैं, सुपुर्द नियत कार्य तथा अभिहस्तांकित कार्य जिसे कहते हैं असाइनमेंट, कार्यक्रम अनुदेश जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, फिर है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, फिर है परस्पर संवादात्मक वीडियो जो इंटरेक्टिव वीडियोस होते हैं, मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग, सतत अनुकरण, सिमुलेशन, अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड और ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहला है अध्यापक केंद्रित, जिसे कहेंगे टीचर सेंटर्ड। तो इसमें सबसे पहली विधि क्या है? व्याख्यान विधि। इसमें होता क्या है? देखिए, सबसे पहले टीचर को अपना एक लेक्चर तैयार करना है, उसके बाद उसकी प्रस्तुति देनी है और उसके थ्रू फिर मूल्यांकन कर लेना है। प्रभावी शिक्षण के लिए यह तीनों स्टेप बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, ठीक है? इसके लाभ क्या-क्या होते हैं? एक तो यह सरल होता है कि भई आपको आगे से क्या करना है? भाषण देना है, संक्षिप्त भी होता है और आकर्षक भी होता है। कम समय में इसमें ज़्यादा छात्र शामिल हो जाते हैं। आप देखते हैं ना कि टीचर सामने से बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं और यहाँ रो में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अधिक से अधिक बच्चे शामिल भी हो जाते हैं। इसमें नोट्स भी बनाए जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं। समय और उपलब्ध उपकरणों के उपयोग में लचीलापन होता है, ठीक है? सीमाएँ इसकी क्या हैं कि छात्र इसमें निष्क्रिय श्रोता होते हैं क्योंकि वो तो कुछ बोल नहीं सकते। सामने से टीचर बोल रहे हैं, बस उनको सुनना है। सर्वोत्तम मानसिक विकास हेतु यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे टीचर बोल रहे हैं, बच्चे उसे एक तो बहुत फोकस होकर नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वह इतने सक्रिय नहीं है जितना इसमें टीचर है। और थर्ड है कि यह नीरस और तनावपूर्ण हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए। आपने भी अपने स्कूल टाइम पे बहुत सारे भाषण सुने होंगे, कभी कभार होता भी होगा, क्या पता आपको नींद भी आ जाती होगी। तो ऐसा, ठीक है। दूसरा क्या है? व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पहले हमने लेक्चर सुना था, सेम लेक्चर तो है, पर लेक्चर के साथ अब क्या ऐड कर दिया गया है? प्रयोग प्रदर्शन। तो यहाँ पर श्यामपट्ट या अन्य किताब या कोई प्रोजेक्ट ऐसे करके आपको दिखाया जाएगा, उससे समझाया जाएगा और उसके बाद आपसे उसके प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। तो ये व्याख्यान वाले से थोड़ा सा और क्या हो गया? बेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब स्टूडेंट भी सक्रिय हो गया है, क्योंकि वो उससे हम जब प्रश्न करेंगे वह उत्तर देगा तो उसको सक्रिय होना ही पड़ेगा, ठीक है? और जब आप श्यामपट्ट पे कोई चीज़ समझाएंगे तो हो सकता है अगर वो इंटरेस्टिंग हो तो बच्चा उसे सीखेगा। इसके बाद है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण क्या होता है? टीम टीचिंग। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक टीचर होते हैं और वे अपने अपने सब्जेक्ट का उसमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। अब होता क्या है कि जो पहला टीचर है वह तो व्याख्यान देगा, अर्थात लेक्चर बताएंगे वो, और उस चीज का क्या बताएंगे? थ्योरी, जो उसका सिद्धांत होगा, ठीक है? दूसरे जो है वह उसका व्यवहारिक पक्ष बताएंगे, ठीक है, कि रियल में वो कैसे कैसे यूज होता है। और तीसरे जो है वह क्या बताएंगे कि समसामयिक पहलू पर बात करेंगे, मतलब वर्तमान में उसका क्या क्या प्रयोग होता है, ठीक है? तो पहले है सिद्धांत, फिर है उसका व्यवहार और फिर है आज के समय में उसका प्रयोग, ठीक है? इसके लाभ क्या होते हैं? एक तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। शिक्षण तकनीक और जो उपकरण है उनका अनुकूलतम उपयोग भी हो पाता है, किंतु यहाँ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। और सीमाएं क्या क्या है? पहली सीमा तो यही है कि विशेषज्ञ शिक्षक ही नहीं मिलते ऐसे, जो एक एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्ट्स हों। दूसरा है अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी ऐसे में, जो अलग अलग चीजें अगर पढ़ाएंगे। यह सभी विषय पढ़ाने हेतु उपयोगी है नहीं, ठीक है? कुछ ही विषय हैं जो आप ऐसे पढ़ा सकते हैं। योजना और विधि निर्धारण में अधिक समय की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इसमें समय बर्बाद होने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। अगला है टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको वीडियोज़ के थ्रू सिखाया जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, वह कक्षा में प्रस्तुत हो जाते हैं वीडियो के माध्यम से। वयस्क सिद्धार्थ सॉरी वयस्क शिक्षार्थियों के लिए ये विशेष उपयोगी होता है, ठीक है? चित्र, स्लाइड, मॉडल, नमूने शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह भूगोल और खगोल विज्ञान और अन्य ऐसे विषयों के लिए भी उपयोगी होते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं?
एक तो इसमें द्विमार्गीय संदेश वाहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वीडियो चल रहा है, आप वीडियो से जो सीख सकते हैं सीखिए। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक वीडियो है। ठीक है। दूसरा है जटिल प्रसारण अवधि समायोजित करना कठिन। ठीक है, किस समय उसका प्रसारण होगा और कहाँ से कक्षा के छात्रों को समायोजित किया जाएगा, यह एक चुनौती है। अब है समीक्षा नीति। इसमें क्या होता है, जो सब विधियां अभी तक हमने पढ़ी उनको हम रिव्यू कर सकते हैं इससे। तो हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा उपयोगी रहेगा उच्च कक्षाओं के लिए। ठीक है। और यहाँ पर हमें पता चलती है कि क्या प्रगति हो रही है, किस मेथड में क्या त्रुटि है और कहाँ कहाँ पर हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके 3 सोपान होते हैं। सबसे पहला प्रश्न का निर्माण करना, फिर उनका प्रस्तुतिकरण करना और फिर छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान देना। ठीक है। आपने प्रश्न किए, छात्र उत्तर देंगे, नए नए उत्तर मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसी से ही जो सही सही होगा उसमें आंसर छात्रों के मुंह से ही निकलेंगे वो सब भी। ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। और जब हम प्रश्न करते हैं तो छात्र सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। तो ये थे सारे टीचर सेंट्रिक मेथड। इसके बाद है मिश्रित पद्धति या जो स्मॉल ग्रुप की शिक्षण विधियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समूह परिचर्चा, जीडी ग्रुप डिस्कशन। तो यह 3 प्रकार का होता है। पूर्णतः नियोजित हो, जो प्लान हो पूरा। एक हो आंशिक, जो पार्शियल रूप से। और एक हो जो प्लान ही ना हो, अनियोजित। इसमें एक इम्पॉर्टेंट यह है बज वार्तालाप। यह एक समूह वार्तालाप का ही रूपांतरण होता है, बज सेशन जिसे बोलते हैं। इसमें एक छोटा समूह होता है जिसमें चर्चा होती है और जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है वह कक्षा के सामने ही बताया जाता है। और इसके बाद इसी से संबंधित सत्र में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। ठीक है। तो इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता है, एक तो सारे जो भी स्टूडेंट हैं सबकी सहभागिता हो जाती है, जितने भी ट्रेनी होते हैं। छात्र की सोच का विकास होता है क्योंकि अपनी वह स्वतंत्र राय रख सकता है, स्वतंत्र विचार रख सकता है। यह मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। इसकी सीमाएं क्या है? अगर चर्चा आपकी व्यवस्थित ना हो तो समय बर्बाद होगा। और ऐसे में क्या होता है कि जिस जिस स्टूडेंट का संचार कौशल अच्छा होता है उसका डोमिनेंस होता है, उसका प्रभुत्व हो जाता है पूरी कक्षा में या डिस्कशन में। और ऐसे में आकलन कठिन हो जाता है करना कि इनमें से कौन सबसे बेहतर है। ठीक है। अगला है संगोष्ठी, जिसे आप कहते हैं सेमिनार, और आपने कई सेमिनार देखे होंगे। यहाँ पर क्या होता है कि प्रशिक्षु पहले एक पेपर तैयार करते हैं, फिर उसकी प्रस्तुति करते हैं और फिर उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है। तो इसमें लाभ क्या होता है? जो सहभागी होते हैं उनके प्रस्तुति कौशल का विकास होता है कि कैसे किसी चीज़ को किसी के सामने प्रेजेंट करना है। उसके बाद है विशेष विषय तैयार करने और उसमें योगदान का अवसर मिलता है। आपको एक विशेष टॉपिक दिया गया है कि भाई आप इसके बारे में रिसर्च करके आओ और उसके बारे में सबको बताना है। तो आप अपनी तरफ से विषय तैयार करेंगे और योगदान देंगे अपना। समूह नेतृत्व का अवसर, तो इसमें आपको एक लीडरशिप की भावना का भी आप में एक विकास होता है। ठीक है, एक स्किल आपके अंदर ऐड होती है। सीमा इसकी यह है कि यह अन्य लोगों के लिए तनाव का विषय बन सकता है क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो जाता है। और जो जो इसमें सामने मंच पर हैं उनके लिए तो सही है, पर जो कोई भी पार्ट उसमें नहीं ले रहे हैं उनके लिए यह उबाऊ हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है। इसके बाद बात करें पैनल चर्चा। इसमें क्या होता है, 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है और शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श करते हैं। कौन? शिक्षक। जैसे उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण पर शिक्षक एक पैनल तैयार करेंगे। वह कुछ शिक्षार्थियों को चुनेंगे कि जो इस बात पर अच्छे से बातें कर सकते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है। तो इसके क्या क्या लाभ हैं? एक तो सामाजिक मुद्दों पर यह बहुत ही प्रासंगिक होता है। दूसरा है एकल वक्ता मंच से शिक्षार्थी हेतु रुचिकर होता है। ठीक है। सीमा इसकी यह है कि इसके लिए एक तो आपको चाहिए विशेषज्ञ,
दूसरा है शिक्षार्थी इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। ठीक है, बस जो पैनल बना हुआ है उसके मेंबर तो ध्यान देंगे, बट अन्य शिक्षार्थी इसमें बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। अगला है मस्तिष्क झंझावाती, जिसे कहा जाता है विप्लव विधि, और इसे ही कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए इसमें क्या होता है, समूह सदस्य विशेष विषय या समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। टीचर क्या करेंगे, एक समस्या दे देंगे और अब बच्चों से पूछेंगे कि बताइए इसका समाधान क्या होगा। तो बच्चे अपने मन में सोचेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो उनके दिमाग में तरह तरह के थॉट आएंगे, वे आपस में वार्तालाप करेंगे। इस बीच उनके बीच वाद विवाद भी हो सकता है, किंतु अंततः समस्या का हल निकलने का पूरा प्रयास रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो स्टूडेंट्स में चिंतन का गुण आता है, कि भाई किसी चीज के बारे में कितना सोच पा रहे हैं, विश्लेषण करते हैं वो चीजों का, जो समस्या उन्हें दी होती है, संश्लेषण करते हैं, पहले चीज़ों को तोड़कर चेक करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बाद में उन सबको जोड़कर उसका संश्लेषण भी करते हैं और एंड में उसका निरूपण भी करते हैं। तो ये सारे गुण उनमें पैदा होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। तो इसका लाभ क्या है? एक तो इससे रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, और यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि आपकी पूरी बुद्धि लग रही है इसमें कि आप कैसे सोचेंगे। अगला है कम खर्चीली। ठीक है, तो यह कम खर्चीली विधि है, क्योंकि इसके लिए कोई उपकरण आवश्यक नहीं है। आपको सोचना है कि आप इसका क्या उत्तर देंगे। अगला क्या है, सीमा। इसकी सीमा क्या है इसकी, कि एक तो विषय का व्यवस्थित अध्ययन नहीं हो पाता, क्योंकि आपको जो टॉपिक दिया आप बिना क्रम अनुसार कुछ भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं उसके बारे में। आपको कोई भी टॉपिक मिला है, ठीक है, तो कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोल रहा है, सबके पास अपने अपने थॉट है, कोई सीरीज से तो आ नहीं रहे हैं, पहला कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और। इसके बाद है अनिच्छुक छात्रों के लिए संभव नहीं है। ठीक है, जिनका मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए तो ये संभव नहीं है। खैर वैसे उनके लिए तो कुछ भी फिर संभव नहीं है, अगर उनकी इच्छा ही नहीं है किसी में। इसके बाद है परियोजना विधि। तो परियोजना विधि क्या होती है, प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रस्तावक कौन है, किल पैट्रिक। इसमें क्या होता है कि आपको क्या दिया जाएगा, एक प्रोजेक्ट बनाने को, और प्रोजेक्ट में क्या करना है, आपको एक समस्या सुलझानी है, और वह एक नियत समय के अंदर। आपको दिया जाता है ना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितने टाइम के अंदर इसे बनाना है, और फिर उसकी क्या बनानी होती है, रिपोर्ट भी। अब इसका लाभ क्या है, इससे विद्यार्थियों में गहन सोच का विकास होता है। ठीक है, समूह कार्य की प्रेरणा मिलती है जब ग्रुप में लोग काम करते हैं। सीमा इसकी क्या है कि इसकी निरंतर जांच आवश्यक है कि आप कहीं प्रोजेक्ट सही बना भी रहे हैं कि नहीं। दूसरा है इसमें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको जो जो समस्याएं सुलझानी है या जो आपको समस्या दी गई है उसके लिए आपको अन्य चीज़ें की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला है अनुशिक्षण, जैसे कहा जाता है ट्यूटोरियल। इसमें क्या होता है, इसमें मार्गदर्शन किया जाता है और व्यक्तिगत और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाया जाता है। ऐसे इनमें कौशल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, छात्रों की आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन किया जाता है, मतलब जिसको जिस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वह पूछेगा और शिक्षक उसका समाधान उसको बताएंगे। लाभ क्या है इसका, कि छात्रों का इसमें ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि जिसे जो प्रॉब्लम है वह वही लेकर आएगा। छात्रों द्वारा अधिक विचार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद है शिक्षण अधिगम पर अच्छा नियंत्रण होता है इसमें। सीमा इसकी क्या है, एक तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि इसमें 1 टू 1 भी हो रहा है एक तरीके से। फिर है छात्रों की क्षमता में अंतर हो तो शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, किसी की क्षमता अलग है, किसी की अलग है, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि टीचिंग आप सही स्पीड से करवा रहे हो कि नहीं। ठीक है, इसके बाद है व्यष्टि केस स्टडी। ये आपने सुना होगा कि आपको क्या कराया जाता है कि संगठन की वास्तविक स्थिति बताई जाती है, और वहाँ पर आपको सिखाया जाता है कैसे निर्णय लेंगे और कैसे चुनौती का सामना करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोल दिया जाए कि आप इस शहर के डीएम हैं, और आपके सामने एक सिचुएशन रख दी जाए कि समाज में ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर इसके लाभ क्या है, कि यहाँ पर आप विश्लेषण करते हैं, चीज़ों की गंभीर जांच करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पर आपको तर्क वितर्क करने का अवसर मिलता है। आप बताएंगे कि आप सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे,
सामने वाला उसका कोई दूसरा पक्ष रखेगा, फिर आप तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण। इसी से तो पता चलेगा कि आप कोई ऐसा कोई बड़ा निर्णय ले भी सकते हैं या नहीं, आप में एबिलिटी है भी कि नहीं। फिर है समस्या सुलझाने की क्षमता, आप समस्या सुलझा पाते हैं कि नहीं, और इसमें आपकी हो जाएगी सक्रिय भागीदारी। सीमा क्या है इसकी? विशेषज्ञ शिक्षकों की इसमें एक तो कमी होती है, और दूसरा है सभी विषयों के लिए उपयोगी भी नहीं होता, ठीक है। हर विषय में आप केस स्टडी नहीं लगा सकते। अगला है पात्र अभिनय। यह तो आप नाम से समझ रहे होंगे, रोल प्लेइंग, रोल निभाना है। तो आप देखेंगे जैसे साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण अगर हम कर दें, इससे फायदा क्या है कि आपको प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। जैसे आपने किसी युद्ध के बारे में पढ़ा है, और अब युद्ध का एक कैरेक्टर आपको बना दिया जाए, एक दूसरे शिक्षार्थी को बना दिया जाए, और अब आप इसका पूरा नाटकीय रूपांतरण करें, तो आपको चीज़ें समझ भी आएँगी, और आपको ऐसा भी लगेगा कि यह हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें समूह भागीता पर भी बल दिया जाएगा। इसमें आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा, और यह आपका दृष्टिकोण बदलने में सहायक भी होगा। जैसे कि हम देखते हैं, हम आज के समय की तुलना अगर आज़ादी वाले समय से करें या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, तो हम उस चीज़ को आसानी से नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम उसको एक नाटकीय रूपांतरण करेंगे, तो हम समझ पाएँगे कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी। तो तब हमारा दृष्टिकोण उस चीज़ के लिए बदल सकता है, ठीक है? अगला है सीमा। सीमा क्या है? अप्रत्याशित परिणाम। इसके अप्रत्याशित परिणाम भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसा आप सोचें वैसा ही हो। दूसरा है जटिल विधि। यह बहुत जटिल विधि है, और इसमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही माहौल क्रिएट करने के लिए आपको संसाधन चाहिए होंगे। अगला है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना। तो यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जाती है। और स्पष्टीकरण के लिए क्या आवश्यक है? दृश्य श्रवण। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया जाता है? जैसे कि आपको कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कराई जाएगी कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे होती है। इसका लाभ क्या है? वस्तु, विचार, सामग्री समझाने में यह प्रभावशाली होता है। दूसरा है कि जो अमूर्त अवधारणाएँ हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते या जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, उनको प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है डेमोन्स्ट्रेट करके। सीमा क्या है इसकी? इसमें जो प्रयोग होते हैं, उस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बहुत ही कम अवसर मिलते हैं, ठीक है? अब है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसमें सबसे पहले है सुपुर्द नियत कार्य, अर्थात असाइनमेंट। आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में असाइनमेंट लिखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि छात्रों को अतिरिक्त जानकारी कलेक्ट करनी होती है, सर्वे करना होता है, और संख्यात्मक समस्या सुलझानी होती है। कार्य योजना जो होती है वह शिक्षक तैयार करते हैं, लेकिन छात्रों को स्वतंत्र छोड़ते हैं कार्य करने के लिए। तो इसके लाभ क्या है? छात्र स्वतंत्रता से कार्य कर सकते हैं, विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता उनमें बनती है, और छात्र रचनात्मक बनता है। सीमा क्या है इसकी? कि अगर सावधानी ना बरती जाए, तो आपने देखा होगा सारे बच्चे सेम टू सेम असाइनमेंट लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं एक दूसरे से। अगर आप पूरी क्लास को एक असाइनमेंट मिला है, ए टू जेड सब कुछ सेम लिख देते हैं, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। अगला है क्रमादेशित निर्देश। यह एक उच्च संरचित प्रणाली है, हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चरण के बाद, हर एक स्टेप के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि, अर्थात फीडबैक मिल जाता है छात्र को। तो वह आत्मगति से प्रक्रिया कर सकता है, अर्थात सेल्फ पेस से, कि वह किस स्पीड से चलना चाहता है। इसका लाभ क्या है? कि एक तो नियमित फीडबैक मिलता है, और छात्र की सक्रिय सहभागिता रहती है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि इसमें प्रेरणा कम हो जाती है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप चेक करते रहते हैं, तो आपको एक समय के बाद यह उबाऊ लगने लगता है, तो प्रेरणा कम हो जाती है। इसके बाद है परस्पर संवादात्मक वीडियो, कि जो जानकारी है आपको क्रम रहित मिलेगी, ठीक है, और आपको जो प्रतिपुष्टि है वह तत्काल प्राप्त हो जाएगी, और वास्तविक छवियों को आपको दिखाया जाएगा। लाभ इसका यह है कि इससे निर्णय क्षमता बढ़ती है,
और सीमा यह है कि अधिक संसाधन चाहिए और अधिक समय लगता है। इसके बाद है मुक्त अधिगम। मुक्त अधिगम को आप कहते हैं ओपन लर्निंग। ठीक है, तो यह एक लचीली विधि है। ठीक है, और इसमें कक्षा की आवश्यकता नहीं है। ओपन लर्निंग कैसे होती है, जैसे आपने देखा है ना, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा या एनआईओएस सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको कक्षा में जाने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। आपके घर में स्टडी मटेरियल आता है, आप पढ़ें अपने हिसाब से। तो पूरा लचीलापन है आपके पास कि आप कब पढ़ना चाहें, कैसे पढ़ना चाहें। सीमा इसकी क्या है कि इसमें आपका भावात्मक और मनोप्रेरणा प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। आप जब कभी क्लास ही नहीं जाते, वहाँ पर आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता, ठीक है, टीचर क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, आप उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो केवल बुक पहुँची है, आप उनसे पढ़ेंगे। अगला है समय, विशेषज्ञता और संसाधन आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, अगला है सतत अनुकरण। यह है सिमुलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कृत्रिम परिस्थितियां पैदा की जाती हैं और वे ऐसी लगती हैं जैसे वास्तविक हों। जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण करा रहे हैं, तो उनको एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया जाता है कि सेम ऐसा लगे जैसे कि वह अंतरिक्ष में है, और उनका प्रशिक्षण कराया जाता है। अगला है अनुमानी या अन्वेषण विधि। इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, और इसको दिया था आर्म स्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, इसके प्रस्तावक हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि बिना सहायता के समस्याओं को सुलझाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जांच भावना का विकास होगा, क्योंकि आपको किसी की हेल्प नहीं मिली है इसमें, तो आपने खुद किया है ये सब। तो एक तरफ आपका ज्ञान तो बढ़ा ही बढ़ा, दूसरा आप आविष्कारक भी बने, क्योंकि जब आपके सामने कोई समस्या आएगी और आप खोज करेंगे कुछ उसे सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे में आप आविष्कारक बनेंगे। इसका लाभ क्या है, एक तो स्वयं सीखने को बढ़ावा मिलता है बहुत, और इसका जो सीमा है, वास्तविक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। इसके बाद है अलग से एक टॉपिक है, यह है मन मानचित्रण, जिसे कहते हैं माइंड मैपिंग। तो यह दिया था 1960 में टोनी बुजान ने। यह एक रेखा चित्रण है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे आपके पास एक टॉपिक आया, मान लीजिए 1857 की क्रांति। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, 1857। अब आपके सामने इससे जुड़ा हुआ एक और विचार आया कि इसमें किस एरिया से कौन से राजा लड़े थे। ठीक है, फिर आप इसमें आपको और थॉट भी आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, एक टॉपिक है, वहां से आपको एक विचार आया, उस विचार से दो विचार और आए, इससे और आए। ऐसे ही करके आप क्या करते हैं, माइंड में उस चीज का चित्रण कर लेते हैं, और इससे आप चीजों को आसानी से याद रख पाते हैं। दूसरा है अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण कैसा होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो निराकार होता है उसको मन मस्तिष्क में साकार रूप देने का प्रयास करते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, ठीक है, जिसका कोई शेप तो नहीं हो सकता, बट उसको हम अपने माइंड में मैप करते हैं कि ये वो कॉन्सेप्ट है, और इससे ये थ्योरी बनती है, ये थ्योरी बनती है, ये डिस्कस हो सकता है, और इसके ये परिणाम निकलते हैं। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऑस्यूबेल की सार्थक अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत पर यह निर्भर करता है। इसमें क्या होता है कि जटिल से जटिल विषय वस्तु को सरलता से प्रस्तुत किया जाता है, किसके थ्रू, चित्रात्मक विधि के। तो चित्रों के द्वारा हम अगर ऐसा कुछ तैयार कर लेते हैं, तो ऐसे में हम उसको, कॉन्सेप्ट को आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये आते हैं बहुत सारे मेथड। आप सारे मेथड को एक एक करके पढ़ें। अगर एक बार में समझना है तो एक और बार उसे पढ़ें, यह इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अब बचे हैं टीचिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स, और उसके बाद बचा है मूल्यांकन। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे स्वयं प्रभा, डीटीएच चैनलों के बारे में, और यह यूनिट हो जाएगी कल समाप्त। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।